जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रही हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो हैं जर्नल स्टडीज़ की जो हमारी बुक है 6500 प्लस, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो बुक है इसके अंदर सभी टीसीएस के क्वेश्चंस को लिया गया है और इस बुक के अंदर सभी क्वेश्चंस की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी। लेकिन हम इस सेशन के अंदर आपको अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि ये क्वेश्चंस जो हैं टीसीएस ने न्यू ऐड किए हैं इनको समझने में आपको आसानी हो सके और आप अपने सिलेबस को जल्दी कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और मैं आपको साइंस करवा रहा हूँ, साइंस का सेगमेंट जो है वो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ और 5th एडिशन जो है आपका चला हुआ है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं साइंस के क्वेश्चंस को। और साइंस के अंदर जो है हम बायोलॉजी कर रहे हैं और बायोलॉजी के जो है सेल चला हुआ है। आज फिर जो है हम सेल के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एसएससी में देखा गया है कि सेल एसएससी का एक फेवरेट जो है टॉपिक रहा है। यहाँ से लगभग हर परीक्षा में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम भी जो है इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए ऐसी कोशिश कर रहे हैं हम सभी चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। चलिएगा स्टार्ट करते हैं और सेल के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो और इसको छोड़ दें। आपको बस कुछ कीवर्ड पकड़ने हैं और उन कीवर्ड्स के सारे जो है इसका आंसर करना है। आपको इसके आंसर का पता है, पहली क्लास में ही मैंने सभी के वर्क आपको करवा दिए थे और उस क्लास को ही, उस क्वेश्चन को ही ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन के अंदर मैंने सभी के जो है वर्क फंक्शन जो है आपको करवाए थे। उन फंक्शंस को देखकर ही इस क्वेश्चन का आपको आंसर लगाना है। विच मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। सबसे पहला तो एक ऐसा ऑर्गन है जो स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर रखता है, सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि उसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है एज द सेल डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसको हम सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। खेल खत्म भाई, यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गन है जिसके पास एंजाइम पाए जाते हैं और वो सेल के वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करता है और सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, उसका नाम क्या है? लाइसोसोम है। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन, अलाउइंग द मटेरियल टेकन फ्रॉम द आउटसाइड द सेल ऑफ डिग्रेड एंड डाइजेस्ट द एब्सोल्यूट कंपोनेंट ऑफ द सेल। यानी कि सेल के अंदर जितने भी घटक मौजूद हैं उन सभी को डाइजेस्ट करने का जो है ये ऑर्गन काम करता है। तो इस ऑर्गन का नाम है आपका लाइसोसोम। हालांकि कई दफ़ा ये डाइजेस्ट करते 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 खुद ही डाइजेस्ट हो जाता है, खुद ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है, जिसकी वजह से इसको सुसाइडल बैग भी हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सुसाइडल बैग या फिर लाइसोसोम होगा। तो वेस्ट बैग भी कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मैं बना सकता हूं कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसा ऑर्गन जिसके पास स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं। हालांकि सिंगल मेम्ब्रेन बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, बट फिर भी याद रखिएगा लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें और कुछ समझाने का नहीं है। फिर ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ इसमें है नहीं, हम कर चुके हैं। विच सेल ऑर्गेनल्स इज an overlapping membrane sac such as ER like thickness that helps in processing and packaging protein and lipid molecules, especially stable protein। यहाँ पर देखिएगा, आप प्रोटीन को देखकर राइबोसोम की तरफ जाने की कोशिश करोगे, भला हो राइबोसोम ऑप्शन में सीजीएल के एग्जाम में, जो सीपीओ के एग्जाम में आया था, तो टीसीएस ने दिया नहीं तो मैं गारंटी लेता हूं अगर यहाँ पर एक ऑप्शन में राइबोसोम को रख देता ना तो बहुत से स्टूडेंट जो है ना इसका आंसर राइबोसोम कर देते। भाई राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, एमआरएनए को प्रोटीन में बदलता है राइबोसोम, बट प्रोटीन को स्टोर नहीं करता। ये बात आप याद रखिएगा, स्टोर करने का काम इसका नहीं है, प्रोटीन की पैकेजिंग का काम। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सभी फूड मटेरियल को पैकेजिंग करना, उनको ट्रांसफर करना, मैनेज करना, ये सारे काम आपके किसके हैं? गोल्जी ऑपरेटर्स के हैं, ट्रैफिक पुलिस के हैं, मैनेजर ऑफ सेल के हैं। इसको हम मैनेजर ऑफ सेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये फूड मटेरियल को पैक करता है और पैक करने के बाद जिसको जितनी जरूरत होती है उसको वो देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप केवल इतना पकड़ेंगे, पैकेजिंग। जहां पर पैकेजिंग आपको दिखे, पैकेट यानी कि फूड मटेरियल को पैक करने का काम कौन करता है? आपकी गोल्जी बॉडी करती है। लाइसोसोम हम कर चुके हैं, ये डाइजेस्ट करता है वेस्ट मटेरियल को। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल जो है ये कहलाता है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन में इतना बड़ा कुछ था नहीं, देखने से आपको क्वेश्चन अटपटा जरूर लगा होगा, बट क्वेश्चन बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द
डैश प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। फिर वही क्वेश्चन आ गया भी कौन सा ऑर्गन जो है वो पदार्थ को पैक करने का काम करता है। बस खेल खत्म, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। टू बी डिलीवर्ड आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट और सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल। आपको जरूरत ही नहीं है, आपको बस इतना पता चल गया कि जहां पर भी पैकेट दिख जाए वहीं पर आपको किसको ठोक देना है, वहीं पर आपको गोल्जी ऑपरेटर्स को ठोक देना है। जहां पर देखिएगा, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जहां पर पैकेट दिख जाए, जहां पर पैकेजिंग दिख जाए वहां पर गोल्जी बॉडी, जहां पर बैग दिख जाए वहां पर आपको किसको करना है, लाइसोसोम, जहां पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख जाए वहां पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को करना है। ठीक है, तो ये कुछ हिंट्स हैं जो मैं इस क्लास से पिछली क्लास जो थी उसके अंदर मैंने आपको सभी ऑर्गन्स के जो पॉइंट जो हैं बताए थे और आपको डिस्कस किए थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट को करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिन फ्लेक्सिबल बैरियर सेपरेट्स द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि ये आपकी सेल है और सेल के अंदर भरा हुआ है लिक्विड, और लिक्विड को बाहर वाले इन्वायरमेंट से जो है कौन सेपरेट करती है, तो ये बीच की लेयर सेपरेट करती है। इस सेपरेट लेयर को कहते क्या है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बस खेल खत्म, बस आपको जो है इतना ही करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादा कुछ उनके अंदर होता नहीं है, दिखने में हो सकता है मुश्किल लगे बट रियल में जो है बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स फंक्शंस बोथ एज द पासवेज फॉर इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड द मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। सेम वही क्वेश्चन है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंत्य कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग, यहां पर बात की गई है अंत्य कोशिकीय परिवहन। इंटरनली पूरा का पूरा ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए थे कि पूरी सेल के अंदर ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इंट्रासेलुलर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसी भी फूड मटेरियल का। तो वो ऑर्गन कौन सा है जिसके पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, तो उस ऑर्गन का नाम क्या है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपकी सेल के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनल्स इज फाउंड बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यानी कि डेवलप में पाया जाएगा और अनडेवलप में भी। देखिएगा दोनों अगर सेल की बात करें ना तो तीन ऑर्गन आपको याद रखने हैं। एक तो आपकी सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाएगी, एक आपका साइटोप्लाज्म जो है वो दोनों में पाया जाएगा, और एक आपका राइबोसोम जो है वो दोनों में पाया जाएगा। और राइबोसोम भी कौन से वाला, 70S वाला, SCS नहीं भी, दो टाइप के राइबोसोम होते हैं ऑन द बेस ऑफ इट्स साइज। तो ये 70S जो है ये राइबोसोम पाया जाएगा। ठीक है, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर केवल राइबोसोम दे रखा है, तो राइबोसोम इज द राइट आंसर। ये तीन ऑर्गन ऐसे हैं जो चाहे डेवलप सेल हो चाहे आपकी अनडेवलप सेल हो, दोनों के अंदर जो है पाए जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। In plant cell, dash are primarily organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. यानी कि पादप कोशिकाओं में डैश मुख्य रूप से ऐसे अंग होते हैं जिनमें तेल जैसे पदार्थ होते हैं और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो प्लांट के अंदर देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, प्लांट के अंदर होते हैं प्लास्टिड। यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा करने के लिए मुझे जो है आपको थोड़ा अंदर लेके जाना पड़ेगा। प्लास्टिड होते हैं लवक जिनको हम बोलते हैं। प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं क्लोरोप्लास्ट जिसको आप जानते हो, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसको हम हरित लवक बोलते हैं, और इसी से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये मेनली आपके जो फ्लावर और फ्रूट होते हैं उनको कलर देते हैं। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जो होते हैं उनको क्या देते हैं, कलर देते हैं। ठीक है, तो इसका भी ये भी हो गया। और तीसरे टाइप के होते हैं ल्यूकोप्लास्ट जिनको हम अवर्णीय लवक कहते हैं। इनके पास कोई भी कलर नहीं होता, इनके पास ग्रीन कलर होता है, इनके पास ग्रीन कलर को छोड़कर और सभी कलर होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इनके पास कोई भी कलर नहीं होता, बट प्लांट के अंदर
फूड को स्टोर करते हैं, जितना भी फूड होता है उन सभी को, स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन है, उन सभी को जो है स्टोर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट इज द राइट आंसर। यहां पर एक बात देखो भाई, वैक्यूल्स जो होते हैं ना, वो भी फूड को, वो भी किसी चीज को स्टोर करते हैं, और वो स्टोर करते हैं वेस्ट फूड को। किसको? वेस्ट प्रोडक्ट को जो है स्टोर करते हैं आपके वैक्यूल्स, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट मैंने आपको बता दिया, कलर देते हैं प्लांट में। कौन से कलर देते हैं? ग्रीन कलर के अलावा फ्लावर को कलर देना है, फ्रूट्स को कलर देना, फल और फूलों को जो कलर देने का काम करते हैं वो कौन करते हैं भी? आपके जो है क्रोमोप्लास्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है ये, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। हमें जो बात है वो बात किससे है? इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया वो देखिएगा कि स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को कौन स्टोर करते हैं? तो आपका राइट आंसर ल्यूकोप्लास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। अमीबा जो है आपकी, अमीबा जो है आप सभी को पता होगा, आपका जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अमीबा जो है एक प्रोसेस होता है। पहले तो मैं अमीबा का शेप बता देता हूँ। अमीबा का शेप जो होता है ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे करके जो है आपका शेप होता है, ये अमीबा होता है। मतलब जो है एसिमेट्रिकल शेप होता है, कोई सिमेट्री नहीं होती इसके पास, किसी भी प्रकार का जो है कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि इसका शेप ऐसा होता है, ठीक है। ये होती है आपकी अमीबा। तो अमीबा जो होती है अपने फूड को कैसे लेती है वो मैं प्रोसेस बताता हूँ। इसकी शेप अगर मैं बात करूँ, हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होती है जिसका नाम होता है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल ल्यूकोसाइट जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी शेप जो होती है वो WBC की शेप जैसी होती है। कभी क्वेश्चन आए तो यही आता है कि अमीबा की जो शेप जो होती है वो किसकी आकार की होती है? हालांकि इसका कोई आकार नहीं होता। ऐसे आकार को हम क्या नाम दे? कोई नाम नहीं देते। इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि अमीबा जो है वो WBC के आकार की होती है, WBC जो है अमीबा के आकार की होती है। ऐसे करके जो है हम दोनों को जो है जो रिलेट करते हैं। मान के चलो कोई फूड यहाँ पर कोई सेब रखा है, मान के चलो ये रखा कुछ भी चीज, तो अमीबा कैसे करेगी? अमीबा अपने अंदर इस सेब को कैसे लेके जाएगी? ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। सेब को नहीं खा पाएगी, छोटी चीज रखी कोई, ठीक है। तो ये अपने आप को इस हिस्से को, अपने हिस्से को, क्योंकि ये अपने शेप को चेंज करती रहती है, कभी यहाँ से ऊंची, कहाँ से, कभी यहाँ से नीची, ठीक है। तो ये क्या करेगी? जेली लाइक होती है, तो ये क्या करेगी? इस फेस को ऐसे ऐसे बढ़ाना स्टार्ट कर देगी, ऐसे ऐसे बढ़ाना स्टार्ट कर देगी, और बढ़ा के और इसको अपने अंदर, ये इधर खिसक आएगा, इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेगी, अंदर ले जाएगी इस फूड को अंदर ले जाएगी। मतलब अपनी पोजिशन को चेंज करके, इस शेप को चेंज करके, शेप के अकॉर्डिंग जो है फूड को अंदर ले जाएगी। यानी कि इसको कहते हैं हम इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। तो अमीबा जो है एंडोसाइसिस करती है। तो यहाँ पर देखो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस सभी प्लांट करते हैं, तो आपका अमीबा कोई प्लांट नहीं है, तो इसको काटो। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है, डिफ्यूजन जहां पर यह प्रसार का मतलब होता है गैसों का आदान प्रदान। गैस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इसको काटो यहाँ से। एंडोसाइटोसिस बच गया। और एक्जोसाइट, एक्जो का मतलब बाहर निकालना, एक्जो का मतलब बाहर निकालना। लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा है कि एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू, तो ये अपने भोजन को प्राप्त कैसे करती हैं? प्राप्त करती हैं मतलब इन अंदर लेके जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं भाई? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ईआर के बारे में आपको बताना। अब देखो यहां से मैं आपको पूरा ही ईआर करवा देता हूं। क्या होता है ईआर? मैंने आपको बताया था, इट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। यह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। पहला क्वेश्चन तो यही था। इसके थ्रू ही सारा फूड मटेरियल जो है पूरी सेल के अंदर सर्कुलेट होता रहता है, पूरी सेल में ये फैला हुआ होता है। एक लेयर जो इसके पास पाई जाती है, और जो है ये सिमिलर, अगर बात करूं इसका शेप कैसा होता है, तो ये जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके शेप जैसा जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो यहां पर पढ़िएगा, इट इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स। बिल्कुल ठीक है, यह ट्यूबों और चादरों से बंधा हुआ एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये बिल्कुल ठीक है, जिसके थ्रू सारा मटेरियल, आप फूड मटेरियल मतलब जितना भी सेल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, सारी चीज इसी के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं, पूरी सेल में घूमती हैं। इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। बहुत बढ़िया भाई, दोनों के दोनों जो है आपके ठीक हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पर बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। 1 and 2
दोनों के दोनों जो हैं आपके करेक्ट हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट आर द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स प्रोड्यूसिंग protruding out of the embryos body which can appear and disappear known as। अमीबा का जो शरीर से बाहर निकलने वाले अलग अलग लंबाई के जो उबार होते हैं, मैंने अभी अभी बताया था अमीबा का शेप ऐसा होता है, अलग अलग उबार होते हैं, ऐसे करके ऐसे इरेगुलर शेप होता है। ये जो अलग अलग उबार होते हैं ये जिनके थ्रू अमीबा जो है अपने फूड को अंदर लेके जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसको कहते हैं हम सूडोपोडिया। ये जो होते हैं इसके सूडोपोडिया, पोडिया का मतलब पैर, किसके पैर, अमीबा के पैर, तो सूडोपोडिया इज द राइट आंसर। तो सूडोपोडिया जो होते हैं वो होते हैं क्या भी, जो अमीबा के बाहर स्ट्रक्चर दिखते हैं उनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। तो अमीबा के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। डैश इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सेल में एनर्जी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी की फॉर्म में बनाता है। किस फॉर्म में बनाता है, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहां पर आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये जेनेटिक मटेरियल राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। यहां पर एडीपी है एड्रीनोसिन डाइफॉस्फेट। जब एटीपी यूज हो जाता है तो उसके बाद एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं एड्रीनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है। डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी जेनेटिक मटेरियल है। तो आपकी जो सेल होती है, देखिएगा सेल के अंदर एनर्जी कैसे बनती है मैं थोड़ा बता ही देता हूं, हालांकि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर मैं अच्छे से डिस्कस कर देता हूं। इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल का एक हिस्सा होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो हम चीज खाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज C6H12O6, प्लस में हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जाती है ब्लड में और ब्लड के बाद ये जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहां पर जाते हैं, सारे के सारी चीज जो है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में यहां पर एक रेस्पिरेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल हम सोचते हैं कि सांस, देखिए रेस्पिरेशन क्या, श्वसन क्या, ये श्वसन नहीं है, ये सांस लेना है, इट इज ब्रीथिंग। बट इस ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाकर क्या होता है, रिएक्शन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। और ये रिएक्शन के बाद हमारे पास वैसे तो पायरुविक एसिड बनती है, मैं पूरी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये रिएक्शन होगी, इसके बाद 2 पायरुविक एसिड बनेंगी। पायरुविक एसिड जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होंगी, यानी कि हमें इस रिएक्शन के बाद कितनी एटीपी, ये 30 एटीपी बनेंगी, 30 एटीपी बनेंगी। बट यहां पर एक बात नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 एटीपी यूज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान, क्योंकि कोई भी काम होगा तो एटीपी तो यूज होंगी, हम काम करते हैं एटीपी के रूप में, ठीक है। और हमें कितनी मिलती हैं, 36 एटीपी जो है हमें मिलती हैं, प्लस में CO2 गैस को हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ये हमें मिलती है। लास्ट में हमें 36 एटीपी मिलती है एक रेस्पिरेशन के दौरान। एक सेल के द्वारा एक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी मिलती है हमें, बनाई 38 जाती हैं, यूज 2 हो जाती हैं, हमें मिलती हैं कितनी, 36। एंड एटीपी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह एक एनर्जी की का रूप है। यानी कि अगर बात करें, वैसे तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, बट हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की यूनिट क्या है, एटीपी है, आप ऐसे मान सकते हो। 36 एटीपी हमें मिलती है। जितना आप इसको यूज करते जाओगे उतना आपको बार बार जो है एनर्जी बनानी पड़ेगी। एनर्जी का रिसोर्स जो है वो कौन है, वो ऑक्सीजन है। क्योंकि खाना तो हम सुबह एक बार खा लेते हैं, आप ऐसे मान के चलो बाइक है आपकी बॉडी, बाइक में 2 चीज डलती है, एक मोबिल एक पेट्रोल। मोबिल को हम एक बार डलवा लेते हैं, पेट्रोल को आपको बार बार डलवाना पड़ता है, जितना चलाओगे उतना पेट्रोल आपको डालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ये। जितना बाइक ज्यादा चलाओगे पेट्रोल डालना पड़ेगा। आप जितना वर्कआउट ज्यादा करोगे उतना ही आपको पेट्रोल यानी कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत
होगी। सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये सारा फंडामेंटल है, तो हमें एटीपी मिलती है। जब हम एटीपी को यूज कर लेते हैं, जब हम एटीपी की, जब नॉर्मल वर्क की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल वर्क में हम 40 एटीपी यूज करते हैं, और जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम 60 एटीपी यूज करते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर जी जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो ये 20 एटीपी कैसे बनती है, 40 से 20, तो उस टाइम पर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाती हैं। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? एडीपी में बदल जाती हैं, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट हो जाती है। तो ये एनर्जी करेंसी जो है आपकी सेल की, वो कौन है? एटीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये बहुत है, इतना ज्यादा समझा दिया मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल? कौन सा जो है एनिमल सेल में नहीं होता है? इनमें से कौन सा? राइबोसोम होता है, बिल्कुल होता है। प्लास्टिड केवल प्लांट में होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। सेल वॉल और जो है आपका प्लास्टिड, ये केवल प्लांट सेल में होता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। प्लास्टिड के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोफिल बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है। और जिस भी चीज के पास क्लोरोफिल होता है वो ही फोटोसिंथेसिस करता है, वो ही फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है सूर्य के लाइट से। अगर मेरी सेल में ये वाला ऑर्गन होता, प्लास्टिड जो है नहीं, तो मैं भी जादू होता, कोई मिल गया वाला, धूप लेता और एनर्जी बना लेता। बट मेरे पास ये है ही नहीं, तो मैं एनर्जी नहीं बना पाऊंगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सारे हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं यहां पर नहीं बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल? देखिएगा, न्यूक्लियस जिसको हम ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, सेल का ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम इसी का है। रॉबर्ट ब्राउन नाम के व्यक्ति ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी, किसकी भी? आपके न्यूक्लियस की। और न्यूक्लियस सबसे जरूरी क्यों है? क्योंकि सेल डिवीजन यहीं से स्टार्ट होता है, सेल डिवीजन यहीं से होता है स्टार्ट, और सेल डिवीजन के बाद न्यू सेल बनती है। सेल डिवीजन के बाद क्या बनती है? न्यू सेल बनती है। और ये न्यू सेल किसके थ्रू बनती है? आपके न्यूक्लियस से ही बनती है। क्वेश्चन ये मन में आता है कि सर वाई सेल डिवीजन स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस? न्यूक्लियस से ही क्यों होता है सेल डिवीजन स्टार्ट? तो न्यूक्लियस से सर जी इसलिए स्टार्ट होता है, सेल डिवीजन होने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यू सेल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक फोटोकॉपी मशीन चाहिए। और हमारी बॉडी में फोटोकॉपी करने वाले जो मटेरियल हैं, जो चीज हैं, वो कहलाते हैं जेनेटिक मटेरियल। और आपके जेनेटिक मटेरियल जो हैं वो आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो हैं, मटेरियल आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। सर जी जेनेटिक मटेरियल कौन है? 4 हैं जेनेटिक मटेरियल। ये इतना लप्पू सा क्वेश्चन भी जो है एक एग्जाम में पूछ लिया गया था कि जेनेटिक मटेरियल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रोमोसोम गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, और जो है जेनेटिक्स की यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं जीन। ये 4 जो हैं आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं। देख सकते हो आप, इसने क्वेश्चन पूछा न्यूक्लियस में क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस में जो है आपके एक मिनट रुकिएगा भाई, क्रोमोसोम एंड जीन होते हैं। यहाँ पर एक गड़बड़ बनेगी भाई, सुनिएगा। चलिए ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर होता, काटो इसको। साइटोप्लाज्म बाहर होता, काटो इसको। प्रोटोप्लाज्म तो पूरा होता है, इसको भी काटो। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखिएगा, प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड है ये साइटोप्लाज्म है, लेकिन ये बाहर वाला लिक्विड और ये न्यूक्लियस के अंदर वाला लिक्विड, इस पूरे लिक्विड को मिला दिया जाए तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यानी कि प्रोटोप्लाज्म भी बाहर आ जाएगा, इसको भी काटो। ऑप्शन नेगलेक्ट करके क्रोमोसोम और जीन कर दो। वैसे मैंने आपको बता दिए ये जेनेटिक मटेरियल है। 2 तरीके से आप क्वेश्चन इसको कर सकते हो, कैसे ही कर लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्रोमोसोम एंड जीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से ठीक स्टेटमेंट जो है आपको बतानी है। देयर आर ओनली 2 बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के 2 कंपोनेंट होते हैं, नहीं, सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और जो आपका सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत था आपका। दूसरा, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल भाई, साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस जो है वो आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर
होते हैं और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली तो बाहर होती है, ये राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं सेपरेट करेगी, ये बिल्कुल गलत है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट अलो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों मूवमेंट करती है, लेकिन सिलेक्टिवली करती है। किसको अंदर भेजना है, किसको बाहर भेजना है, ये किसको अंदर आने देना, किसको बाहर भेजना है, ये वो डिसाइड करती है। सिलेक्टिवली प्रेमेबल होती है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें पूछा है कौन सा ठीक है, तो बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। करेक्ट ही आपसे पूछा है। क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जरूर देख लेना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच सेल थ्योरी प्रूव्ड दैट द क्योसिव फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स enables lateral movement of protein within the oral bilayers। देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिद्धांत से क्वेश्चन है, थ्योरी से क्वेश्चन है कि किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि लिपिड की अर्धद्रव प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचलन को सक्षम करती है। तो डायरेक्ट ही थ्योरी है, इसमें कुछ है नहीं। सेल थ्योरी जो स्वान और स्लाइडन ने दी थी, सेल थ्योरी में तो केवल इतना कहा गया था कि जो इस लाइफ का सबसे छोटी जो यूनिट है वो कौन है, वो आपकी सेल है। ये सेल के बारे में कुछ बातें बताई गई थी। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड बाय सेल, हर एक लिविंग जो है वो सेल से बना हुआ है, ये कुछ बातें सेल थ्योरी में बताई गई थी। बट आपकी एक थ्योरी थी जिसका नाम था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक थ्योरी जो थी वो किसके ऊपर थी, ये जो है आपके क्योसिव फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स के ऊपर थी। ठीक है, मॉडल ऑफ गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी के ऊपर थी, गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर के, गोल्जी बॉडी के फंक्शन के, इनके बारे में बता रही थी। वैक्यूल की थ्योरी जो थी, जो वैक्यूल होते हैं सेल के अंदर, जो खाली जगह होती हैं, उनके बारे में थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा। आपको क्वेश्चन देखकर भी थोड़ा बहुत तो अंदाजा आ रहा होगा इस क्वेश्चन का, नहीं भी आ रहा है तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि बढ़िया वाला माइक्रोस्कोप, विच सेल ऑर्गन्स इज विजिबल एज आइदर क्लस्टर्स ऑफ सिंगल स्मॉल डोस्ट दैट आर फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। तो इसने कहा कि जब हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कौन सा जो है कोशिकांग जो है वो या तो गुच्छों में होगा या एकल रूप में होगा, छोटी बिंदुओं के रूप में, बिल्कुल छोटे छोटे। तो मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल, ये मैं करवा चुका हूं सभी, मैं फिर बता रहा हूं। शुरू की क्लास में मैं इन चीजों को एक ही क्वेश्चन में सभी बातें बता चुका था। यहां पर आप ये मान सकते हो प्रैक्टिस कर रहे हो आप सभी चीजें की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम राइबोसोम बोलते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल, सेल का सबसे छोटा अंग जो है वो कौन है, राइबोसोम है। दो टाइप का होता है, 70S और 80 जो 80S, और जो है 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S जो है वो यूकैरियोटिक यानी कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द सेल दैट इज अमीबॉइड इन शेप, यानी कि अमीबा की शेप की कर चुके हैं, बता चुका हूं मैं, फिर भी इन सभी को मैं बता देता हूं। पहला आपकी नर्व सेल, नर्व सेल जो होती है वो सर्पिकल होती है, यानी कि ऐसे करके होती है, ये पूछ सलतारा होती है, ऐसे पूछ होती है इसकी ऐसे करके, ठीक है, ये इसका फेस होता है। ऐसे जो है आपकी कौन सी होती है, नर्व सेल होती है। ठीक है, अमीबा की शेप जो होती है अनसिमेट्रिकल होती है, कोई शेप ही नहीं होती। उसके बाद कलमनर जो एपिथेलियम सेल होती है वो स्तंभाकार ऐसे होती है, ऊपर से ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, रेड जो ब्लड सेल्स जो होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है, ऐसी चपटी ऐसी सेल होती है। तो अमीबा की शेप जो होती है वो किसकी होती है, व्हाइट ब्लड सेल की जो मतलब शेप जो होती है वो अमीबा की होती है, ऐसे ऐसे करके। और जो ये बाहरी हिस्से होते हैं, ये वाले हिस्से, इनको सूडोपोडिया बोलते हैं, इसको भी हम कर चुके हैं। और अमीबा जो है वो अपने फूड को जो है अंदर की तरफ लेके जाती है, अपनी मतलब जो है अपने स्ट्रक्चर को आगे बढ़ा के। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी का की फॉर्मेशन करते हैं। ये सभी चीजें हम ब्लड के अंदर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। विच स्ट्रक्चरल रियल साउंड्स द एल्गल फंगल एंड प्लांट सेल्स एंड प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि कौन सा जो है
जो आपकी स्ट्रक्चरल लेयर है, जो आपके एल्गी, फंगी और प्लांट के पास होती है। इनकी एल्गी, फंगी और प्लांट, ये तो प्लांट ही है तीनों के तीनों, इनके पास होती है। और सेल को टेंसाइल स्ट्रेंथ देती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब तनाव देती है, रिजिड बनाती है, कठोर बनाती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। मैकेनिज्म और ऑस्मोसिस स्ट्रेस करती है। अब सिंपल सी बात है, सेल मेम्ब्रेन तो नहीं होगी, ये एनिमल अंदर होती है, प्लास्टिड तो अलग फंडामेंटल होगा, सेल वाल ही राइट आंसर नहीं हो जाएगा। मेम्ब्रेन पूछिए जो रिजिड बनाती है, सेल मेम्ब्रेन तो रिजिड नहीं बनाती, स्ट्रेंथ नहीं देती, ये तो जो है लचीली होती है। यहाँ पर सेल वॉल जो होती है ये फिक्स रखती है, रिजिड बनाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ देती है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो हम कर चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर एनर्जी बनती है, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। तो देख लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ये पूछी इसने। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक है और प्रोकैरियोटिक में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स, नहीं भी, सभी में थोड़ी ना होता है। सभी में तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ यानी कि प्रोकैरियोटिक भी आते हैं, तो सभी में नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, नहीं भाई, ये तो मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। इसने कहा नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, यानी कि ये भी गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड होती है, 2 लेयर इसके पास होती है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि 2 मेम्ब्रेन होती है ना, एक इंटरनल और एक आउटर, तो बिना आउटर मेम्ब्रेन के यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन के माइटोप्लास्ट कहलाती है। फैक्ट नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया बिना आउटर लेयर के माइटोप्लास्ट कहलाती है, ये फैक्ट है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। डी इज द राइट आंसर। इसमें करेक्ट ही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, इन सेल बायोलॉजी what is the large double membrane organelles that is sometimes refers to as the central unit। तो हम सेंट्रल यूनिट बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। सेंटर में होती है, डबल लेयर होती है। डबल लेयर कौन कौन होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ये जो है आपके डबल लेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, सेंटर में होता है और पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम जो है वो न्यूक्लियस का ही होता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, इन एनिमल सेल्स विच मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर जनरली स्मॉलर एंड हेल्प टू सेपरेट वेस्ट प्रोडक्ट्स। यानी कि जंतु कोशिकाओं में कौन से झिल्ली से बंधे कोशिका अंग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादकों को अलग करने में जो है मदद देते हैं। तो अपशिष्ट देखिएगा, यहाँ पर हमसे जो है एक गलती हो जाएगी। गलती क्या होगी, हालांकि इसमें लाइसोसोम नहीं दे रखे हैं, लाइसोसोम दे रखे होते तो आप क्वेश्चन को गलत कर देते। यहाँ पर आप सोचते कि यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट को अलग कर रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करते हैं लाइसोसोम, लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है और स्मॉल होते हैं जनरली और हेल्प टू सेपरेट वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, स्टोर करते हैं, डाइजेस्ट नहीं करते, और उनको हम कहते हैं वैक्यूल्स। क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं उनको। ये वैक्यूल्स जो होते हैं, देखिएगा वेस्ट मटेरियल को, देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, वेस्ट मटेरियल को सेपरेट अलग करके इकट्ठा कौन करते हैं, अलग करके इकट्ठा कौन करते हैं, वैक्यूल्स। वेस्ट प्रोडक्ट को डाइजेस्ट कौन करते हैं, तो आपका लाइसोसोम। हालांकि इसमें लाइसोसोम ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आपका आसान क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। तो केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, उसको आपको बताना है। केवल यूकैरियोटिक, एक मिनट रुकिएगा, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है कंपोनेंट ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक। केवल यूकैरियोटिक में देखिएगा, देख लेते हैं। केवल यूकैरियोटिक में राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता किसमें, प्रोकैरियोटिक में। इसने कहा केवल किस में पाना चाहिए, यूकैरियोटिक में पाना चाहिए, केवल यूकैरियोटिक में पाना चाहिए। तो केवल यूकैरियोटिक में
कौन पाया जाता है, तो केवल यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये तो आपके प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, ये भी प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ये भी प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। तो ओनली इन यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो सी इज द राइट आंसर। ये मैं सभी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करवा चुका हूं, इसलिए इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच इज द मेजर माइक्रोट्यूब्यूल्स, मेजर माइक्रोट्यूब्यूल्स, खेल खत्म। लेकिन ट्यूब देख के आप सोचोगे कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है एंडोप्लाज्म। पढ़ो आगे अब। ऑर्गेनाइज सेंटर, जिसको हम MTOC बोलते हैं, मेजर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC इन यूकैरियोटिक सेल्स इन्वॉल्व्ड इन वेरियस सेलुलर प्रोसेस इंक्लूडिंग सेंसर रिसेप्शन, लोकोमोशन और एम्ब्रोयोजेनेसिस। यहां पर आपको मान के चलो एक भी नहीं आ रहा भाई। कौन सेंसर रिसेप्शन करता है, लोकोमोशन मतलब चलने में सहायता करता है, एम्ब्रोयोजेनेसिस का मतलब होता है जो आप ये कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल बनाता है, जो जेनेटिक मटेरियल रखता है। एम्ब्रोयोजेनेसिस का मतलब ये होता है एम्ब्रोए बनाना, एम्ब्रोए बनाना। एम्ब्रोए बनाने का मतलब एक न्यू सेल की फॉर्मेशन करना। तो न्यू सेल की फॉर्मेशन में कौन सहायता करेगा, एक बात बताओ। लाइसोसोम तो वेस्टेज का है, ठीक है। प्लास्टिड प्लांट में है, इसमें तो न्यू सेल एम्ब्रोयोजेनेसिस छोड़ो इसको, तो वैक्यूल्स भी वेस्ट का है। यहां पर बचते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्रोमोसोम्स को रखते हैं और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एम्ब्रोयोजेनेसिस करते हैं। तो आप याद रखिएगा सेंट्रोसोम, एक बात याद रखिए, सेंट्रोसोम ओनली इन एनिमल सेल पाए जाते हैं, केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये तीनों चारों भी इंपॉर्टेंट है। MTOC किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। MTOC किसको कहते हैं, सेंट्रोसोम्स को कहते हैं। सेंसरी रिसेप्शन किसको कहते हैं, सेंट्रोसोम्स को कहते हैं। लोकोमोशन कौन करते हैं, सेंट्रोसोम करते हैं। एम्ब्रोजेनेसिस कौन करवाते हैं, सेंट्रोसोम करवाते हैं। क्रोमोसोम किसके साथ होते हैं, सेंट्रोसोम के साथ होते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, खराब क्वेश्चन नहीं है, CHSL में पूछा गया था, एक बेहतरीन क्वेश्चन, आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ राइबोसोम ऑफ पोलिसोम। ये क्वेश्चन आ चुका है, राइबोसोम का रोल क्या है पोलिसोम में। तो हाँ, हमें पता है ये जो राइबोसोम जो होता है वो आपके mRNA को, मैसेंजर RNA को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। mRNA याद रखना, हालांकि इस ऑप्शन में tRNA RNA नहीं दे रखा, लेकिन अगर दे रखा होता तो क्वेश्चन आपका बहुत मुश्किल हो जाता। ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका राइबोसोम, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है कौन, राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब प्रोटीन को बनाना, स्टोर करना नहीं, प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन को पैकेजिंग का काम जो है वो सारा गोल्जी बॉडी को दे रखा है, गोल 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 गोल, ठीक है। चलिएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आप इसको समझ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का उदाहरण है, ठीक है। फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करो कि सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है। ये सेल की मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही अंदर की चीज बाहर जाएंगी, बाहर की चीज अंदर आएंगी। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो इनमें से कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं इनके ऊपर जो है सोडियम और पोटासियम होते हैं, सोडियम और पोटासियम होते हैं इनके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम और पोटेशियम के मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के उदाहरण हैं वो आपके सोडियम और पोटासियम पंप होंगे, सोडियम एंड पोटासियम पंप जो होंगे इसके उदाहरण होंगे, ठीक है भाई। तो आई होप ये चीज जो है आपको समझ में आई होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। अभी सेल के ही क्वेश्चन चले हुए हैं, आप देख सकते हो सेल के कितने क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ये चैप्टर केवल सेल नहीं है, इस चैप्टर में हम जेनेटिक्स को भी कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम DNA RNA क्रोमोसोम इनके भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सेल के क्वेश्चन चले हुए हैं। मे बी इससे अगली क्लास जो है आपकी नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगी। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, चाहेंगे जाने की अनुमति, और मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद साथियों, जय भारत।